बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे, दैट इज द कूलम्स लॉ एंड आवर कोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1 PHY 401 PS Physics third semester evening for the fall semester 2021. So there is the lecture outline. In the previous lecture, we talked about the plan chart, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, हमने इसके ऊपर बात की थी, टाइप ऑफ चार्जेस के ऊपर बात की थी, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बात की थी, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के ऊपर बात की थी। हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर कि तीन तरह के ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं, इंडक्शन, कंडक्शन एंड यू कैन से रबिंग और वाइपिंग। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ चार्जेस के ऊपर बात की थी और उस हवाले से फिर हमने चार्ज इंटरेक्शन के ऊपर बात की थी। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि चार्ज और चार्ज इंटरेक्शन के अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट, रिपल्शन या अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इट्स मीन जब फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी चार्ज के जरिए से, वो कितनी होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, उसकी डायरेक्शन क्या हो, इन सारी बातों को आज हम इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। और इसी की बुनियाद के ऊपर हमने आज ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो इसको हम कूलम फोर्स, और जिस लॉ की बुनियाद पे ये फोर्स लगती है इसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। तो आज के लेक्चर, इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि दो चार्जेस के दरमियान किस तरह की इंटरेक्शन है, आइदर इट इज अट्रैक्टिव और इट इज रिपल्सिव। सिमिलरली हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म को, वेक्टर फॉर्म को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टडी किया जाएगा। इफ यू हैव मोर देन टू चार्जेस तो फिर हमारे पास फोर्सेस कैसे ऐड अप की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती। अगर की जा सकती हैं तो इट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमारे केस के अंदर भी चार्जेस जो है वो जब दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर उन सारी फोर्सेस के सम को ऐड किया जा सकता है, तो सम अप किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज द लिमिटेशन। कूलम्स लॉ जो है वो किन किन बुनियादी चीज़ों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है और कहाँ पे उसके लिमिटेड फॉर्म्स हैं, हम उसके ऊपर भी आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है स्टेटमेंट सबको याद है, आपको पता भी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इट्स बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म जो है, सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि किसी भी डिस्टेंस R पे पड़े हुए हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक Q1 चार्ज दिया है और एक चार्ज Q2 लिया हुआ है। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के दरमियान जो फासला है, वो जो डिस्टेंस है we took it as R। तो ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। तो मैथमेटिकली इसके दो पार्ट्स हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो इट्स मीन यहाँ पे एक डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के हिसाब से है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से है। सो वी विल टेक इट एज first part as a directly proportional. The force magnitude of the force is directly proportional to the magnitude of the charges. So here is the Q1, here is Q2, and similarly the second part is the inversely proportional to the square of the resistance। तो force जो है वो inversely proportional होगी 1/r square को। तो उस हवाले से हमारे पास ये दो चीज़ें हैं और इन दो डेफिनेशंस को इकट्ठा किया जा सकता है एक सिंगल डेफिनेशन के अंदर, दैट इज दी जो टोटल फोर्स है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन का साइन लगा सकते हैं और साथ में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होगा, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज ए कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट इसको कहा जाता है। आमतौर पे इसको हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पे एक जनरल फार्मूला है जो ये बताता है कि जब भी किसी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीप्लायर के साथ Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाएगा। सो द प्रॉब्लम इज डैट कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और क्या हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इस उसकी जो उन पे लगने वाली एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो क्या इस कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अगर देखा जाए तो ये फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान लगती है, एंड दिस इज द Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के हिसाब से है।
the dielectric constant actually plays an important role here, and it is called the Coulomb's constant also. We can k is known as Coulomb constant or dielectric constant. Its value depends upon the following factor. इसकी वैल्यू जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्पेशली तौर पे द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, आप किस सिस्टम के अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो है इन्वायरमेंट और मीडिया, आपने जो चार्जेस लिए हुए हैं ये किधर, इनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्या है, इनके इर्द गिर्द का मटेरियल क्या है। तो हम इन दो फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सिस्टम मेजरमेंट्स। तो हम सिस्टम मेजरमेंट्स के साथ से आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर दो तरह के सिस्टम लेते हैं मेजरमेंट करने के लिए। एक होता है जी एसआई यूनिट सिस्टम एंड सिमिलरली सीजीएस यूनिट सिस्टम होता है। तो एसआई यूनिट सिस्टम और सीजीएस यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम मीन टू से एमकेआर सिस्टम, जिसमें आप लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। जबकि सीजीएस सिस्टम के अंदर आप लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम है। उस हवाले से देखा जाए तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हमारे पास तीन बातें हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडिया। जिस भी मटेरियल के अंदर आप चार्जेस को इम्पोज किया हुआ है, रखा गया है, उसकी परमिटिविटी जो है वो डिसाइड करेगी कि के की वैल्यू क्या होगी। सो फ्री स्पेस है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया है तो उसके लिए हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं। अगर तो हमारे पास फ्री स्पेस है तो उस हवाले से हमारे पास जो कूलम्स कांस्टेंट बनता है उसकी वैल्यू होती है जी आमतौर पे k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह ये k जो है कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.99 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इफ यू नोटिस दैट दिस होल सिस्टम इज टेकन एज एसआई यूनिट सिस्टम। अगर यही काम हम सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंगे तो पूरे के की जो वैल्यू है वो क्या होती है जी 1 होती है, याद रखिएगा। तो के जो है इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर द केस ऑफ सीजीएस सिस्टम यूनिट सिस्टम। तो उस हवाले से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ अनदर सिचुएशन जो है वो है कि अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन्वॉल्व हो इन दोनों चार्जेस के दरमियान, लेट्स सपोज वी पुट अ डाइलेक्ट्रिक मीडिया इन दीज टू चार्जेस, तो फिर हमारे पास जो केस होगा वो कुछ यूं से होगा कि हमारा जो k होगा दैट इज टेकन एज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। नाउ द फॉर दिस टाइम दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडिया जो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है Q1 और Q2 के दरमियान। फॉर दिस केस परमिटिविटी जो है वो इन फॉर्म ऑफ मेजर की जाती है relative permittivity and permittivity of the free space. So epsilon r can be taken as epsilon over epsilon naught। तो इस सेंस के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो प्रीवियस फैक्टर और इसके अंदर तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर जो फोर्स हो जाती है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दी फ्री स्पेस। इसी वजह से आमतौर पे जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंड्यूस कर देते, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं चार्जेस के दरमियान, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप इस इक्वेशन के साथ देख भी सकते हैं। सो इट्स मीन द परमिटिविटी है एक्चुअली ये फील्ड लाइंस के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है, और उस हवाले से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। है जी, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। जैसा कि आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि ग्राफ को अगर देखा जाए कि अगर आपने फोर्स का और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ को बनाना है तो आप इजीली स्टडी कर सकते हैं कि इसका और इसका ताल्लुक है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट्स मीन अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी, और ये कैसे कम होगी? सो इट्स मीन ये डिक्रीज लीनियर नहीं है बल्कि इसका यहाँ पे पावर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। सो mutual force acting between the two charges follows the inverse square law and as given by the equation। जैसे कि आप जान सकते हैं तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे फोर्स भी कम होना शुरू हो जाती है, आइदर वो रिपल्सिव हो या फिर अट्रैक्टिव हो। तो उस हवाले से इसकी जो ग्राफिकल फॉर्म है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ वेक्टर फॉर्म, जाहिर बात है एक फोर्स है तो हम कूलम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो कूलम फोर्स एक जो है एक वेक्टर फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने मैग्नीट्यूड की तो बात की है, बट डायरेक्शनल कैसा होगा, डायरेक्शन कैसे कंप्यूट की जा सकती है, उसके लिए हमने सपोज देयर आर टू चार्जेस, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है।
चार्ज Q1 जो है वो किधर, इसकी पोजीशन वेक्टर है वो R1 से 2 की तरफ है, जबकि जो आपके पास Q2 है वो R2 से 1 की तरफ है। तो हमने इनकी पोजीशन वेक्टर सपोज कर लिए हुए हैं। तो द म्यूचुअल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज गिवन एज, हमने दो केस बनाए हैं। एक सबसे पहला वो केस है जिसके अंदर Q1 जो है वो Q2 की तरफ फोर्स लगाता है। इसी तरह दूसरा केस यह है वो ये है कि Q2 जो है वो Q1 को भी फोर्स लगाता है। तो जो Q1 की फोर्स होगी इट इज टेकन एज द फोर्स ऑफ चार्ज Q1 ऑन Q2। Similarly, the force of charge Q2 on Q1. So, force of charge Q1 on charge Q2 is given as F1 से 2 की तरफ है, ठीक है जी। और here we have डाइलेक्ट्रिक कूलम कांस्टेंट Q1 Q2, ये पोजीशन वेक्टर है R12 और इसकी डायरेक्शन क्या होगी R1 से R2 की तरफ। सिमिलरली इसी तरह आपके पास Q2 से Q1 की तरफ होगा तो इसका जो फॉर्मूला है आपके पास F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R21 R स्क्वायर R21 हो जाएगा। तो इसके अंदर आप इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए कि ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल है, सो वी कैन टेक इट एज अ वेरी इजीली है कि दोनों फोर्सेस एक जैसी हैं जबकि उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है जी मुख्तलिफ है, एंटी पैरेलल है। सो इट्स मीन जो वेक्टर फॉर्म है उसके अंदर भी हम ये बात साबित कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो फुलफिल करता है और इसी तरह से हम इसके पोजीशन वेक्टर्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। Now the second important third important चीज थिंग जो है वो है इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को अलाउ करती है। मीन टू से अगर आपके पास एक चार्ज Q है और ये चार्ज Q1 Q2 और Q3 के पास पड़ा हुआ है तो तीनों चार्जेस भी इस पे फोर्स लगाएंगे और ये भी इन तीनों चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल जो फोर्स है वो Q1 Q पे कितनी लग रही है और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी। तो इट्स अ वेरी सिंपल वे, net force on Q can be computed as F is the net force is equal to F1 plus F2 plus F3। तो it is called the superposition principle जिसके अंदर हम सारी फोर्सेस को एड अप कर देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं जो कि हमें एक नेट रिजल्ट देता है। सो इट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस के फॉर्म में फॉलो अप करता है। तो द नेक्स्ट थिंग इज दी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। तो आप देख सकते हैं जो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। द फर्स्ट वन इज द एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। याद रखिएगा ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसके चार्ज टू मास साइज रेशियो जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। मीन टू से कि ऐसे चार्जेस जिनका साइज कंपेरेबल टू द जीरो हो हम उसको आमतौर पे पॉइंट चार्जेस करते हैं। नहीं तो एक दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे चार्जेस जिनका आपस का फासला इंटर डिस्टेंस इज मच मच लार्जर देन द साइज ऑफ द रेडियस ऑफ द चार्ज या बॉडी जिसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं, तो हम इस कंडीशन के ऊपर भी हम उनको पॉइंट चार्जेस कहेंगे। सिमिलरली द वैलिड फॉर द स्टैटिक चार्जेस, तो ये स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है ओनली। नो फिजिकल इंफॉर्मेशन एट आर इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हम कहते हैं कि डिस्टेंस कम होने से आर्म की फोर्स बढ़ती है और बढ़ती है, अगर हम आर इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो वहाँ पे फोर्स इन्फिनिट हो जाती है। तो ये एक्चुअली कहना गलत होगा बिकॉज एट दैट पॉइंट द रीजन ऑफ स्पेस वहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो इन्फिनिट नहीं होती बल्कि नॉन अनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इन्फिनिटी इज नॉट जस्ट लाइक दैट, ये अनडिफाइंड हो जाती है। इट्स मीन यहाँ पे लॉ जो है वो इस पर्टिकुलर केस को फॉलो नहीं करता। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट नो फिजिकल इंफॉर्मेशन एट आर इज इक्वल टू जीरो। सो नो इंफॉर्मेशन फॉर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर आप गौर करें पिछले लेक्चर्स के अंदर तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंटिटी वाले चार्जेस के ऊपर बात की है। यू कैन सी हियर Q1 अलहदा पड़ा हुआ, Q2 अलहदा पड़ा, Q3 अलहदा पड़ा है और Q अलहदा पड़ा हुआ। तो ये इनकी डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इट्स मीन जो कूलम्स लॉ है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो
These are the basics of the Coulomb's law, and I hope you will understand the things. And if any other question regarding this lecture, then you can ask on Zoom meeting link, or you can ask on WhatsApp or any यूट्यूब सेक्शन. सो द क्वेश्चन एंड आंसर इज ओपन. अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप जूम मीटिंग के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो आपको तो आप लाजमी सवाल पूछिएगा, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. अल्लाह हाफिज़.